और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नगर परिषद के पूर्व सभापति राजा राम को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के पति हैं राजा राम। करौली में सैनिटरी इंस्पेक्टर से विवाद के मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है। जयपुर से राजा राम को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि जयपुर से पुलिस टीम राजा राम को करौली लेकर रवाना हो गई है। करौली थाना अधिकारी दिनेश मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम की कार्रवाई हुई है। एएसपी प्रकाश चंद्र ने इसकी जानकारी दी है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अभी क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, बताना चाहूंगा, करौली नगर परिषद के पूर्व सभापति रहे राजाराम गुर्जर को तत्कालीन सैनिटरी इंस्पेक्टर से मारपीट और विवाद के चलते उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। तब से वो जमानत पर चल रहे थे, लेकिन जानकारी मिली है कि जमानत जयपुर में खारिज होने के बाद करौली से एक टीम जयपुर पहुंची, उसके द्वारा हिरासत में लेने की सूचना है और उनको करौली लाया जा रहा है। ये जानकारी हमें यहाँ के एडिशनल एसपी प्रकाश चंद्र जी ने दी है और बताया जा रहा है कि उनको जल्द ही करौली लाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी माजिद जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मेजर सौम्या गुर्जर के पति हैं राजा राम। करौली पुलिस ने जयपुर में कार्रवाई की है। और वो करते अगली खबर का। विश्वास की वैक्सीन पार्ट 2 में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं, जिन्होंने वैक्सीन लगवाकर लोगों से डरने की जगह वैक्सीन लगवाने की अपील की है। आइए दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने एम्स में कैसे वैक्सीन लगवाई और इसके बाद क्या क्या संदेश दिया। टीकाकरण पार्ट 2 का आगाज। पीएम मोदी ने लगवाया टीका। टीकाकरण का चुनाव कनेक्शन। मोदी का विश्वास वैक्सीन। ये तो तय था कि 1 मार्च से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के दूसरे चरण का आगाज होगा, लेकिन खुद पीएम मोदी कोरोना का टीका लेकर इसकी शुरुआत करेंगे, ये तो सुबह ही पता चला। एम्स तक पहुंचने के लिए न तो कोई रूट तय किया गया था, न किसी को कोई जानकारी थी। पीएम के काफिले की वजह से आम लोगों को परेशानी नहीं हो, इसीलिए सुबह का वक्त चुना गया। प्रधानमंत्री ने अचानक एम्स पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। कोरोना का पहला टीका लेने के बाद पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की मेरी पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए त्वरित समय में काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। इसे कहते हैं एक तीर से कई शिकार। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मोदी के टीका लगवाने से लोगों में भरोसा बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ही विपक्ष को भी करारा जवाब मिल गया है। संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकट मोचक की भूमिका निभाई। ये संदेश लोगों की सेहत सलामती के साथ का भी है और उन लोगों के लिए भी है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चला रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने उन सब भ्रामक प्रचारों को आज लगाम लगा दी जो विपक्ष के नेता करते थे, और वो वैक्सीन लगवाई जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस के नेता या विपक्षी नेताओं ने लगाए थे। कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज शुरू होने के बाद विपक्ष के कुछ लोगों ने वैक्सीन पर सवाल उठाए। पहले दौर में पीएम के वैक्सीन नहीं लगवाने के फैसले पर सवाल उठाया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट आने से पहले ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने को गलत करार दिया। अब पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का टीका लेकर सबकी बोलती बंद कर दी है। सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज, अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने
प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाई, तो वहीं जो दूसरी नर्स मौजूद रहीं, वे केरल की है। वैक्सीन लगवाते वक्त मोदी असम का गमछा गले में डाले हुए थे और कोरोना काल में उनकी बढ़ी दाढ़ी को अब टैगोर कट का नाम दिया जा रहा है। अभी मार्च अप्रैल में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और संयोग से जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और केरल भी शामिल हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के इस टीकाकरण को चुनावी एंगल भी दिया जा रहा है। हालांकि ये सियासी बातें हैं। असल बात यह है कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में 60 साल से ज्यादा और 45 साल से 60 साल तक के वे लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं, उनको शामिल किया गया है। जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 60 साल होगी, वे भी इस बार टीका लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसके लिए कोविन 2.0 पोर्टल के साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आइए अब सुनाते हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, जिन्होंने कहा कि पीएम ने आज टीका को लेकर चल रहे संदेह को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री जी सुबह आए आज वैक्सीन लगाने के लिए और उन्होंने मेरा ये मानना है कि देश को उन्होंने आगे आके जब उनकी बारी आई तो वैक्सीन लगाया। अपनी बारी का वेट किया, लेकिन जैसे बारी आई सबसे पहले वो आगे आए और उन्होंने देश में कुछ सब लोगों को ये दिखाया कि हम आगे आके वैक्सीन लगाएं। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो हैं वो सेफ़ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो बीच में लोगों में शंका हो रही थी एक वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन को लेके, वो मेरे मानना है कि अब ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, मैंने शुरू से ही ये बात कही थी कि हमारी दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इफ़ेक्टिव भी हैं और इम्यूनोजेनिसिटी के दृष्टि से भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं। इसके अलावा 3 दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन्स अलग अलग फेजेस में, प्री क्लिनिकल फेज़ और क्लिनिकल फेजेस के फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स के अंदर अलग अलग उनके ऊपर भारत में हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है। जैसे जैसे उनका वैक्सीन का डेवलपमेंट का फेज़ आगे विकसित होता जाएगा, वैसे वैसे वो स्वाभाविक है कि जो साइंटिफिक प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करके वो सारी की सारी वैक्सीन्स भी जो है आने वाले समय में देश के लोगों के लिए भी उपलब्ध होंगी। तो वैक्सीनेशन पार्ट 2 में पीएम मोदी के बाद अब तक कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और देश के नामी ग्रामीण शख्सियतों ने टीका लगवाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज मेदांता अस्पताल में लिया। इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सबसे पहली तस्वीर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने न सिर्फ कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली, बल्कि बिहार में सभी को मुफ्त में टीका दिए जाने के अपने चुनावी वादे को भी दोहराया। मुख्यमंत्री नीतीश ने यह खुराक अपने जन्मदिन के मौके पर ली। वहीं दूसरी तस्वीर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की है। उन्होंने भी वैक्सीनेशन पार्ट 2 के पहले दिन ही कोरोना का टीका लिया है और इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए एक तस्वीर पोस्ट करके दी है। तीसरी तस्वीर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की है, जिन्होंने चेन्नई में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और लोगों को आगे आकर वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। और इसी के साथ चौथी तस्वीर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की है, जिन्होंने वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के पहले दिन ही टीका लगवाया। तो वहीं 5वीं तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी अंजनी बेन रूपानी ने भी कोरोना के टीके की पहली खुराक ली है। और बता दें कि आम लोगों में टीका को लेकर विश्वास को बढ़ाने के लिए इन लोगों का टीका लेना बेहद अहम माना जा रहा है। और बात करते हैं भीलवाड़ा की, जहां पर मांडलगढ़ राजमार्ग पर खचरोल टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और 2 जनप्रतिनिधियों में जोरदार झड़प हो गई है। स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे टोल कर्मियों ने जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों पर हमला बोला और कार के शीशे तोड़ दिए।
जहां एक ओर जनप्रतिनिधियों ने टोल कर्मियों पर 2 लग्जरी कारों के शीशे तोड़ 5 लाख रुपए लूटने का आरोप लगाया है, तो वहीं टोल कर्मियों ने टोल बूथ पर तोड़फोड़ और उनसे मारपीट का भी आरोप लगाया है। मांडलगढ़ थाना अधिकारी नेमीचंद चौधरी मामले की जांच कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टोल कर्मियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में ये देख सकते हैं झड़प हुई है। कार के शीशे तोड़ते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है और पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो भीलवाड़ा से यह तस्वीर आई हुई है जहां पर टोल कर्मियों की गुंडागर्दी देखने को यहां पर मिल रही है। टोल कर्मियों ने कार के शीशे तोड़ दिए। और इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे नड्डा के मिशन मरुधरा की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं नड्डा के मेकओवर प्लान की। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। नड्डा के दौरे को विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस दौरे के सियासी प्रभाव से इनकार कर रही है और कांग्रेस के मुताबिक उपचुनाव में बीजेपी के हाथ खाली रहेंगे। जेपी नड्डा का मरुधरा दौरा कल आ रहे हैं उनके, बड़ा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत जोरदार तरीके से उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। नड्डा के दौरे से मजबूत होगी बीजेपी। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, न नड्डा जी आओ, चाहे अमित शाह जी आओ, चाहे मोदी जी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी खींचतान और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के लिए ये दौरा किसी संजीवनी से कम नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश की कार्य समिति में जयपुर शहर को सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का आगमन है। जयपुर शहर अतिथियों के आव भगत के लिए और पलक पावड़े बिछाने के लिए जाना जाता है। जयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व्यापारी, किसान, युवा, महिला, दलित, शोषित, वंचित सभी समाज के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गुलाब की पंखड़ियों से भव्य स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को मरुधरा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कार्य समिति की अहम बैठक भी होगी। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में आ रहे हैं, अभी जयपुर में कार्यकर्ताओं में काफी उत्सुकता है और वह प्रदेश कार्य समिति को कल संबोधित करेंगी। अच्छा कार्यक्रम रहेगा। बीजेपी के लिए दौरा अहम है, लेकिन कांग्रेस इस दौरे को लेकर निश्चिंत है। पीसीसी चीफ डोटासरा तंज कसते हुए कहते हैं कि नड्डा जी बीजेपी को एकजुट कर विपक्ष की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर लें तो बड़ी उपलब्धि होगी। अगर ये इनको छोटा मोटा समझाइश कर जाएं और ये थोड़ी बहुत इनकी टूटत कम हो जाए तो प्रतिपक्ष की निभाने लायक ये लोग रह जाएं। आज प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी ये नहीं है, एक दूसरे में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जनता ने तो सरकार के कामकाज पर निगरानी करने और उसमें अगर कोई कमी है तो उसके बताने के लिए इनको मैंडेट दिया था, और ये तो अपने में ही एक दूसरे में कमियां खामियां निकालने लग गए। आपको बता दें कि लोक लुभावन बजट पेश करने के बाद सीएम अशोक गहलोत 2 किसान सम्मेलन कर उपचुनाव के लिए शंखनाद कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का खेमा अभी भी एकजुट नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस चारों सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त है। भाई नड्डा जी का पड़ेगा न अब कोई मोदी जी का पड़ेगा। राजस्थान की जनता, किसान, आम आवाम जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई क्या है। ये धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के लिए भी अग्नि परीक्षा के समान है, क्योंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस के हाथों मात खा चुकी बीजेपी के लिए वापसी का ये अहम मौका है। सौरभ गृहस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। कोटा के उद्योग नगर इलाके में एक युवक ने अपने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है।
बारां में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। कोटा के कॉलेज अस्पताल के साइकिल स्टैंड पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दो मृतकों के शरीर पर चोट आई है। कोटा पुलिस ने फरार चल रहे एक बदमाश को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। तलाशी में उसके पास से एक अवैध देशी कट्टा बरामद हुआ। कोटा में एक महिला दुकानदार के साथ शराबी युवकों ने बदसलूकी और मारपीट की। पीड़ित महिला ने पुलिस प्रशासन को शिकायत की है। भीलवाड़ा के मांडल में नकाबपोश लुटेरों ने बैंक का एटीएम तोड़ दिया। हालांकि एटीएम से पैसा निकालने में सफल नहीं हो पाए। पुलिस बने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा पुलिस के साथ एसओजी ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 270 ग्राम अफीम और 101 किलोग्राम से अधिक अल्फा जोल नामक प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद किया। सुजानगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और एक मकान से 12 किलो अवैध रोटापोस चूरा सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में नवजात चोरी होने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तलैया गांव से नवजात को दस्तयाब कर मास्टरमाइंड महिला और उसकी मां को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।